है वो हमारे पास है डार्विनिज्म से एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेमार्किज्म का टॉपिक, सही लेमार्किज्म एंड कर लिया था, सही। लेमार्क की थ्योरी के मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास लेमार्क है, जेबी लेमार्क, उसने ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, वो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन को डिसयूज़ करते हैं, वो ऑर्गन डिसअपेयर हो जाते हैं। ये कैरेक्टर्स को जो यूज या डिसयूज करने से जो कैरेक्टर आता है उसे हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, और एक्वायर्ड कैरेक्टर हेरिटेबल होते हैं, ये आगे ट्रांसफर भी हो जाते हैं, सही है। उसकी थ्योरी बस सिंपल सी यही थी, सही है। उसके 2 पॉइंट उसने एक्सप्लेन किए थे, एक पहला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, जो गलत पॉइंट था। उसने कहा था ये कैरेक्टर खुद ब खुद आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, इससे गलत साबित किया था उसने अगस्त वीजमैन ने, सही, जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट जिसने किया था, और रैट एक्सपेरिमेंट से उसने प्रॉपर साबित कर दिया था कि ये वाला चेंज आगे ट्रांसफर नहीं होता, जो डिसयूज करने से कैरेक्टर आता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स आगे ट्रांसफर नहीं होते, कैरेक्टर वो आगे ट्रांसफर होते हैं जो जीन्स में आते हैं, जीनोटाइप में आते हैं, या जर्मिनल सेल्स में आते हैं, यानी जो जर्म सेल्स में आते हैं। सोमैटिक सेल वाले चेंज ट्रांसफर नहीं होते, सही। उसने पूरा डार्विन का इसने पूरा प्रपोज कर लिया था। अब इसके बाद है डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म की ना पहले पूरा इसका बैकग्राउंड है कि किस तरीके से इसने प्रपोज किया, तो उसी में इसके बाद में लिखो सबसे पहले जो हमारे पास डार्विन था ना, चार्ल्स डार्विन, इसका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो था वो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का, सही, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट यानी इंग्लैंड का बायोलॉजिस्ट था ये। इसके अलावा साथ ही साथ ये जियोलॉजिस्ट भी था। जियोलॉजिस्ट भी, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थ की स्टडी करते हैं, सही है। तो ये बायोलॉजिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था। इसके अलावा ना ये नेचुरलिस्ट भी था। नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट वो होते हैं जो नेचर को स्टडी करते हैं। एंड साथ ही साथ ये डॉक्टर भी था, सही है, डॉक्टर भी था। इतने सारे काम एक साथ कर रहा। देखो आज हमसे एक नहीं हो पा रहा। इसके पास ना बहुत पैसा था इसलिए ये सब कुछ कर रहा था। ये ऐसे ही ये इतना अमीर था, इसको कोई मसला ही नहीं था, इसलिए ये सब कुछ पढ़ रहा था, सही है। बायोलॉजिस्ट तो बाय चॉइस था भाई, बायोलॉजिस्ट भी पढ़ने पड़ेंगे ना। जियोलॉजिस्ट से जमीन की स्टडी करने का शौक था और नेचर की स्टडी करने का शौक था, इसलिए ये जियोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट भी बन गया था। डॉक्टर ये बाय प्रोफेशन था, मतलब इसने एमबीबीएस कंप्लीट किया। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इसकी कोई कहानी इस तरह से, इसे एमबीबीएस कंप्लीट किया, लेकिन डॉक्टर बनने में ना इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। डॉक्टर बन तो गया था लेकिन इसमें इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, नो इंटरेस्ट। इसीलिए इसने ना अपनी डॉक्टरी फील्ड को छोड़ दिया था, मतलब मेडिकल की फील्ड को छोड़ दिया था एमबीबीएस करने के बाद। इसने एज अ नेचुरलिस्ट अपने करियर को आगे कंटिन्यू किया, मतलब इसने कहा कि मैं नेचर को स्टडी करूंगा, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे पैसे वैसे नहीं कमाने, क्योंकि अमीर था, इसका अबू भी अमीर थे, तो इसलिए इसको पैसों का मसला नहीं था। तो नेचुरलिस्ट बनने के बाद फिर इसने ना, अच्छा नेचुरलिस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं बना कि बस मैं नेचुरलिस्ट हूं, इसने नेचर को स्टडी करने के लिए प्रॉपर एक कॉलेज में एडमिशन भी लिया ताकि ये अच्छे से नेचर को स्टडी कर सके। नेचर को स्टडी करने के लिए अलग अलग कॉलेज स्टडी करवाते हैं। तो अच्छा इसकी मेरे डेट ऑफ वो लिख लो, ये 1809 में पैदा हुआ था। 1809 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या हुआ था? 1809 में, याद करो, 1809 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी, लेमार्क की जो थ्योरी थी वो प्रपोज की थी उसने, फिलोसफी जोलॉजी बुक पब्लिश की थी 1809 में, उसने बुक पब्लिश की थी, उस टाइम पे पैदा हुआ था। उसके बाद 1882 में इसकी डेथ हुई थी, सही है। 1882 इसके ईयर ऑफ डेथ है, तो ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ भी याद रखना, ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में, सही। 1882। अच्छा ये इसने 1828 में 1828 में इसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, ये नेचुरलिस्ट बनने के लिए, मतलब नेचर को स्टडी करने के लिए, सही है। तो 1828 में टू स्टडी नेचर, नेचर को स्टडी करने के लिए ही टुक एडमिशन, इसने एडमिशन लिया था एक कॉलेज में जिसका नाम था क्रिस्ट कॉलेज। क्रिस्ट कॉलेज ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ना कॉलेज होते हैं कि इकोनॉमिक्स का, नेचर का कॉलेज। तो नेचर के बारे में जो स्टडी करवाता है वो क्रिस्ट कॉलेज था। तो क्रिस्ट कॉलेज में इसने एडमिशन लिया, कब लिया? 1828 में। 1828 में भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या हुआ था 1828 में? याद करो 1828 में क्या हुआ था? 1828 में इसने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेमार्क की डेथ हुई थी,
सही। तो लेमार्क की डेथ हुई और इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो इस तरह भी चीजें याद रखना। तो लेमार्क की जब डेथ हुई थी 1820, उस टाइम इसने कॉलेज में एडमिशन लिया था नेचर को स्टडी करने के लिए, सही। और क्रिस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था। अच्छा, जब इसने नेचर को स्टडी करने के एडमिशन ले लिया तो 2-3 साल इसने वहां पढ़ा। 1831 आया, जैसे ही 1831 1831 में इसने ना, जिस तरह जब नेचर को स्टडी करते हैं ना तो अलग अलग तरह की इंटर्नशिप वगैरह करते हैं ना, अलग अलग जगह जाकर नेचर की स्टडी की जाती है। वहां सिर्फ कॉलेज में बैठ के बुक्स के जरिए स्टडी नहीं करवाते, और ये वो हैवी इंग्लैंड, तो वहां पर प्रैक्टिकल स्टडी करवाते हैं। तो 1831 में उस टाइम की जो नेवी थी ना, ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश नेवल शिप, ब्रिटिश नेवी की एक शिप थी जो दुनिया के पूरे ना चक्कर लगाने के लिए जाती, मतलब दुनिया, पूरी दुनिया नहीं लेकिन दुनिया के बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स पे वो ट्रैवल करने के लिए जा रही थी, सही, जमीन के पूरे, यानी काफी सफर करने। तो ब्रिटिश नेवल शिप को इसने ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश नेवल शिप को इसने 1831 में ज्वाइन किया। ब्रिटिश नेवल शिप को इसने ज्वाइन किया, ज्वाइंड एज नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट के तौर पे, यानी इसने ये कहा कि ब्रिटिश नेवी की जो शिप जा रही थी उन्हें कि मैं भी इनके साथ चलता हूं और नेचर को स्टडी करूंगा, क्योंकि अलग अलग आइलैंड्स में जाएंगे, वहां का नेचर में स्टडी कर लूंगा। तो इसने नेचुरलिस्ट के तौर पे इसने उनको 1831 में ज्वाइन कर लिया। ये शिप जो थी 1831 में चली थी, सही, 1831 से। अच्छा, इस शिप का नाम भी था, जो ब्रिटिश नेवल शिप है इसका नाम एमसीक्यू में आता है। इस शिप का नाम था HMS बीगल, HMS बीगल ये शिप का नाम है। HMS बीगल जो शिप थी, HMS बीगल, ये 1831 में निकली थी, 1831 में, और 1836 में वापस आई थी। मतलब 5 साल, सही, 5 साल ये पानी में थी। तो 5 साल का इन्होंने पूरा काफी जगह इन्होंने ट्रैवल की थी, सही है। इन्होंने जो ट्रैवल किया था वो समंदर का ट्रैवल था, सही। वैसे नॉर्मली अगर कोई ट्रैवल करे ना दुनिया में किसी भी जगह जाता है, घूम के आता है, तो हम कहते हैं इसकी जर्नी, इसने जर्नी, इतनी जर्नी तय की ना, वो जर्नी कहलाता है। लेकिन जो शिप का ट्रैवल होता है उसे वॉयेज कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, वॉयेज। तो HMS का जो वॉयेज था, वॉयेज बोलते हैं समुद्री सफर को। HMS का जो वॉयेज था, समुद्री सफर था HMS का वॉयेज, वो हम देखते हैं कि इसने कहां से कहां तक ट्रैवल किया, किस तरीके से, सही है। तो इसका ट्रैवल भी याद रखना किस तरह से। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास ये निकले थे, ये इनकी जो मेन डेस्टिनेशन जहां से निकले थे वो इनका इंग्लैंड था, सही। इंग्लैंड से ये लोग निकले थे, ये लोग इंग्लैंड से निकले, सही। इंग्लैंड से इन्होंने बाय शिप ये इंग्लैंड से गए, इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड से गए ये ऐसी जगह पे, दूसरी आइलैंड पे, दूसरी जगह पे जो थी साउथ अमेरिका। इंग्लैंड से HMS बीगल कहां गई थी, साउथ अमेरिका। कहां गई थी, साउथ अमेरिका। कब निकली है ये इंग्लैंड से, 1831 में। कब निकली है, 1831 में। साउथ अमेरिका गए, फिर साउथ अमेरिका से इन्होंने ट्रैवल किया, साउथ अमेरिका से गए ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका से कहां गए, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका, इंग्लैंड से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने ट्रैवल किया और ये ऑस्ट्रेलिया से गए एक दूसरी जगह पर जो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सही है। तो इनका ड्यूरेशन कुछ हिस्सा का था कि इंग्लैंड से निकले, ये गए कहां पर, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से कहां गए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कहां गए, साउथ अफ्रीका, सही है। अब ये इनका जाने का था। वापसी में ये यहां से साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया आते, ये लंबा चक्कर करते, तो इन्होंने यहां से डायरेक्टली साउथ अफ्रीका से ये आए यहां पर, कहां है, साउथ अमेरिका। कहां है, साउथ अमेरिका। तो बीच का हिस्सा ये स्किप कर दिया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से। वापसी में डायरेक्ट यहां से समंदर का रास्ता है ना, तो डायरेक्ट ये साउथ अमेरिका आ गए। फिर साउथ अमेरिका से ये यहां पर वापसी आए और ये वापसी आ गए इंग्लैंड। कहां गए, इंग्लैंड। ये ब्लू कलर से लाइन इनकी वापसी की है और ग्रीन कलर लाइन इनके जाने की है, सही। तो ये यूं गए, यूं घूम के यूं वापसी आ गए, सही। अब क्योंकि यहां देखो, ये हमारा जो वर्ल्ड मैप है ना, हमारी दुनिया का मैप कुछ इस तरह का है, राउंड होते हैं ना हमारी दुनिया का मैप। तो हमारी दुनिया का मैप ना कुछ इस तरह का राउंड सा है। तो उस राउंड मैप में ये अलग अलग जगह पे कुछ इस तरह से डेस्टिनेशन है ना। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास एक जगह, ये इनका फर्स्ट डेस्टिनेशन है, ये सेकंड डेस्टिनेशन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, सही। ये 4 डेस्टिनेशन इस तरह से। सबसे पहले ये लोग यहां से निकले थे, सही। ये हमारे पास ये इंग्लैंड से निकल के यहां आए, कहां है, साउथ अमेरिका, सही है। साउथ अमेरिका मैप में ना नीचे की तरफ आए, जैसा पाकिस्तान में मैप में ऊपर की तरफ वो है ना,
ये क्या है, ऊपर ये रशिया है, पाकिस्तान के ऊपर रशिया है, रूस है, और नीचे आते रहोगे तो ये जो वो वाले नॉर्दर्न एरियाज वगैरह वहां से नीचे आते रहते हैं, पंजाब आता है, फिर वो आता है, तो मैप में यूं नीचे की तरफ आता। तो ऊपर इंग्लैंड था, इंग्लैंड से साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से ये लोग बाय शिप जो है गए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ये शिप आई यहाँ पर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से दोबारा है कहां पर, साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से वापस ऊपर चले गए। सही है, वापसी में ये इस तरह करके आए, यहां से यहां और यहां से फिर ये ऊपर वापस, इस तरह इन्होंने ट्रैवल किया था। सही, अब मैप में क्योंकि ना दुनिया गोल है ना, ये यहां से गए, ये घूम के वापसी आए दुनिया से, गोल दुनिया से घूम के यूं आए, तो वापसी में ये यूं घूम के यहां से फिर यूं ऊपर चले गए। तो इसका ये दौरान भी याद रखना, ये 4 जगह स्टे किया। सबसे ज्यादा टाइम कहां गुजारा होगा, यहां पर, क्योंकि यहां से जाते वक्त भी यहां पर इन्होंने काफी वक्त स्टे किया, घूम के वापसी भी यहीं पर आए थे, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट टाइम था वो कहां गुजरा था, साउथ अमेरिका में। सही है, तो मोस्टली जो टाइम स्पेंड था इनका वो कहां था, मोस्ट टाइम स्पेंड ऑन, मोस्ट टाइम स्पेंड जो किया था वो किया था इन्होंने साउथ अमेरिका पर। सही, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। अब साउथ अमेरिका जो किनारा है ना, कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन, समुद्र की जो किनारा होता है कोस्ट लाइन कहलाता है। कोस्ट लाइन के चारों तरफ ना कुछ आइलैंड्स है, जैसा कि कराची के आइलैंड है ना, मनोरा आइलैंड, इस तरह। तो साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन पे कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें कहा जाता है गैलापेगस आइलैंड्स, गैलापेगस आइलैंड्स। सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने इन्हें यहां गुजारा था, साउथ अमेरिका में गुजारा था, मतलब गैलापेगस आइलैंड्स पे गुजारा था। ये जो गैलापेगस आइलैंड्स थे, यहां पर इन्होंने तकरीबन जो है गैलापेगस आइलैंड पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब है तकरीबन 6 वीक्स, 6 हफ्ते या फिर 2 मंथ्स, यानी 1.5 से 2 महीना यहां स्पेंड किया था। सही है, 6 वीक और 2 मंथ्स, 6 हफ्ते या फिर 2 महीने तकरीबन, यानी 1.5 से 2 महीना, 6 हफ्ते 1.5 महीना होता है, 1.5 से 2 महीना इन्होंने यहाँ पर गैलापेगस आइलैंड जो थे यहाँ स्पेंड किया था। गैलापेगस, सही, गैलापेगस आइलैंड्स पे स्पेंड किए थे इसने। जब ये वहां थे गैलापेगस आइलैंड पे थे, तो वहां पर इसने बहुत सारी चीजें ना ऑब्जर्व की थी, चीजें देखी थी। तो इसने ये देखा, क्योंकि गैलापेगस आइलैंड देखो यहाँ थे, ये जो साउथ अमेरिका नजर आ रहा है ना, ये डॉट वाला, इसके आसपास है यहाँ पर। सही है, यहाँ पर ये आइलैंड्स है। तो इसने ये देखा, इसने गैलापेगस आइलैंड से ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह स्टडी किए। इसने वहां पर फाना को भी स्टडी किया, फाना किसे कहते हैं, एनिमल्स को, एंड फ्लोरा को भी स्टडी किया, यानी प्लांट्स को। फाना और फ्लोरा दोनों को स्टडी किया, वहां पर उसे जो भी प्लांट्स, जो भी एनिमल्स नजर आए उन सबको इसने स्टडी किया। सही है, फाना एंड फ्लोरा को स्टडी किया वहां पर गैलापेगस आइलैंड की। और इसे वहां पर कुछ एक चीज मिली जिन्हें हम कहते हैं फिंचेस। फिंचेस बर्ड की एक टाइप होती है। सही है, फिंचेस जो होती है, बर्ड होती है, बर्ड की टाइप फिंचेस इसे वहां पर मिली। इसने ये देखा, ये जो आइलैंड्स थे ना, अलग अलग आइलैंड थे, इसने देखा अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग तरह की फिंचेस मौजूद हैं। मतलब फिंचेस जो है यहाँ पर है, तो वो सारी फिंचेस ही है, वो सारी बर्ड्स ही फिंचेस है एक ही टाइप की, लेकिन हर यहाँ पर इसने 13 टाइप्स की, 13 तरह की अलग अलग फिंचेस इसने ऑब्जर्व की। यानी इस आइलैंड पे अलग तरह की, दूसरे आइलैंड पे अलग तरह की, कुछ आइलैंड पे अलग तरह की, कुछ आइलैंड्स पे अलग तरह की फिंचेस है। इसने आइलैंड्स पर फिंचेस ऑब्जर्व की जो 13 टाइप की थी, 13 तरह की थी। और ये जो 13 टाइप्स थी, इनमें डिफरेंस किस चीज का था इन फिंचेस में, यानी बाकी बेसिक बॉडी तो सेम थी, इनमें जो डिफरेंट था वो था इनका, इनमें जो डिफरेंट था वो थी इनकी बीक, यानी चोंच, डिफरेंट बीक साइज, डिफरेंट बीक का साइज एंड शेप। बीक जो थी, चोंच जो थी, उसका साइज एंड उसका शेप डिफरेंट था, क्योंकि कुछ फिंचेस ऐसी जगह पे रहती थी जहां पर ना कीड़े मकोड़े खाने पड़ते थे। कीड़े मकोड़े खाने के लिए अलग तरह की चोंच होती है। कुछ ऐसे थे जहां पर उन्हें जमीन के अंदर से खोद के खाना पड़ता था, जमीन के अंदर से कीड़े मरे हुए निकाल के खाने पड़ते थे, तो उस तरह की थी। कुछ ऐसे जो पानी में से चीजों को उठा के खा रहे थे। तो अलग अलग तरह की ना बीक की साइज थी, चोंच का साइज अलग अलग तरह का था और शेप भी। तो बीक की साइज सबकी डिफरेंट थी, सबकी बीक की साइज क्या थी, डिफरेंट। अब इस पॉइंट से इसने ऑब्जर्व किया गया, इसने ये ऑब्जर्व किया, ये देखने के बाद इसने वहां पर ये ऑब्जर्व किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होती हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते। इस पूरे पॉइंट से इसने ऑब्जर्वेशन क्या की, इसने ऑब्जर्वेशन की वेरिएशंस की। इसने ये देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाई जाती हैं, चेंजेस पाई जाती हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते, जिस तरह के इंसान भी सेम नहीं है ना, है तो सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के इंसान है। किसी जगह पे हाइट ज्यादा है, किसी जगह पे हाइट कम है, किसी जगह पे स्किन कलर फेयर है, किसी जगह पे स्किन कलर डार्क है। सही, तो अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनके अपने अपने इलाके के हिसाब से हैं। सही, तो ये वेरिएशंस इसने ऑब्जर्व कर ली थी इस पूरे पॉइंट से, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि डार्विन ने वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर लिया था कि वेरिएशन पाई जाती है जानदारों में। सही, ये इसने ऑब्जर्व कर लिया। अभी इसने अपनी थ्योरी वगैरह प्रपोज नहीं की, ये सारा उसका बैकग्राउंड, इसने क्या कुछ किया, क्या कुछ स्टडी किया, वहां से गैलापागोस आइलैंड से। अच्छा, जब ये गैलापागोस आइलैंड से वापस आया ना, उस टाइम तक पहले से ही ना कुछ काम हो चुके थे। जब ये वापस आया उससे पहले ना कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ कंट्रीब्यूट कर लिया था, कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन मतलब उनका काम। एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एक लिख लो, किसका लिखोगे पहले, चार्ल्स लायल ही लिख लो, चार्ल्स लायल, चार्ल्स लायल। सही है, चार्ल्स लायल ने क्या किया, इसके जब ये वहां था, चार्ल्स लायल ने उस टाइम पे ना थ्योरी वगैरह प्रपोज की डिफरेंट तरह की। ये जो ना इसने जियोलॉजी पे काम किया था, इसने अपनी थ्योरी दी अबाउट जियोलॉजी, थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जमीन के बारे में। सही है, जमीन के बारे में स्टडी की, इसने जमीन के बारे में एक प्रॉपर थ्योरी प्रपोज की थी कि जमीन के अंदर ना चेंजेस आते हैं, जमीन हमेशा सेम नहीं रहती। अच्छा, इसने एक और चीज ऑब्जर्व भी की थी, इसने ये देखा था ये जो फिंचेस है ना और बहुत सारे जो भी इसे एनिमल ऑब्जर्व किए, इन सारे एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही है साउथ अमेरिका के लोगों से, साउथ अमेरिका के एनिमल से। यहाँ पर जो एनिमल इसने ऑब्जर्व किए हैं उन एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच कर रहे हैं किससे, साउथ अमेरिका से, क्योंकि ये आइलैंड जो बने हैं ये साउथ अमेरिका से टूट कर ही बने हैं। जैसा कि मनोड़ा आइलैंड पे अगर हमें कोई बर्ड मिलता है, उस बर्ड की प्रॉपर्टीज ना कराची के बर्ड से मिल रही होगी, क्योंकि ये जो आइलैंड्स बनते हैं ना, ये थ्योरी ऑफ जियोलॉजी में इसने बताया था कि जो आइलैंड्स बनते हैं ये बड़े मेन लैंड से, बड़ी जमीन से टूट कर बनते हैं। ये आइलैंड जमीन से कुछ निकला नहीं है, एक जमीन हमारी पूरी लैंड था, इस लैंड के कोई टुकड़ा हुआ, जमीन में अर्थक्वेक आया, जलजला आया, जमीन टूटी और बीच में पानी जमा हुआ और ये आइलैंड बन गया अरब की तरफ से। तो ये जो आइलैंड बनते हैं ये अलग अलग किसी जमीन के अंदर से, जमीन मतलब पानी के अंदर जमीन ऊपर निकल के नहीं आती। दरअसल होता है ये कि जमीन के टुकड़े बनते हैं, जमीन क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो ये चार्ल्स लायल ने थियोलॉजी में, जियोलॉजी में से ये बताया था। इसी तरह एक था जेम्स हटन, जेम्स हटन, जेम्स हटन और इसने चार्ल्स लायल ने मिलकर भी काम किया था और इन दोनों ने मिलकर भी एक और थ्योरी प्रपोज की थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। सही, इतने बड़ा वर्ड है, देख लो। सही है, चार्ल्स लायल ने और जेम्स हटन ने ना दोनों मिलकर एक प्रॉपर थ्योरी प्रपोज की थी, एक और थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये थ्योरी वो है जो बताती है कि जमीन में ना किस तरह से इकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जमीन में रिवर किस तरीके से बनता है, ओशन किस तरीके से बनते हैं, ओशन बोल रहा हूं, रिवर्स और ये लेक्स वगैरह किस तरीके से बनते हैं। तो पानी का बहाव जब तेज होता है तो यानी ऊपर से जो ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर मेल्ट होकर गिरते हैं, तो ग्लेशियर ने एट टाइम नीचे ही आना होता है, नीचे आते हुए वो रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और रिवर्स में कुछ जगह पे मतलब जहां यानी जमीन ना नीचे की तरफ होती है वहां पर पानी जाके ठहर जाता है तो वो लेक्स बन जाते हैं, पॉन्ड्स बन जाते हैं, जो तालाब वगैरह बन जाते हैं और बाकी पानी बहता रहता है, नीचे आ जाता है। तो ये सारा इसने थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में बताया था। तो थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म और थ्योरी ऑफ जियोलॉजी ये दोनों मिलकर मतलब ये बता रही कि जमीन में चेंजेस आते हैं, जमीन हमेशा से सेम नहीं थी। यानी ये जो गैलापागोस आइलैंड है ना, ये आइलैंड दरअसल इस साउथ अमेरिका का ही पार्ट थे और इससे टूटकर बने, इससे टूट के क्या है बने। और फिर इन आइलैंड्स में अलग अलग तरह की चेंजेस आई, कुछ जगह पे लेक्स ज्यादा बन गए होंगे, कुछ जगह पे रिवर्स बन गए होंगे, उसी हिसाब से इन फिंचेस में ना अलग अलग तरह की बीक साइज डेवलप हो गई। सही, तो बीक साइज में जो चेंज आया वो सारा ना इन वजह से आया, जमीन में चेंजेस की वजह से आया है, जमीन में चेंजेस आए उसी हिसाब से फिंचेस भी वहां पर मौजूद है अलग अलग तरह की। तो ये दो कंट्रीब्यूशन याद रखना, जियोलॉजी किसने प्रपोज की थी, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म किसने की थी। सही, ये मेनली चार्ल्स लायल ने की थी लेकिन साथ साथ जेम्स हटन ने भी काम किया था। अच्छा, एक और तीसरी एक और चीज है लास्ट है बस कंट्रीब्यूशन में, जिसका नाम है थॉमस आर मैल्थस। थॉमस आर मैल्थस जो था, थॉमस आर मैल्थस ने एक थ्योरी प्रपोज की
थॉमस आर मैल्थस ने, इसने थ्योरी प्रपोज की थी, इसने प्रिंसिपल प्रपोज किया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती किस तरीके से है, इस बारे में इसने प्रिंसिपल पॉपुलेशन दिया था। सही, लोगों की आबादी, इंसानों की आबादी किस तरीके से बढ़ रही है, इसके बारे में पॉपुलेशन था। इस पॉपुलेशन ने इसने ये बताया कि जो लोगों की, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, पॉपुलेशन जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब फूड, फूड वगैरह, शेल्टर वगैरह, रिसोर्सेज जो है अरिथमेटिकली इंक्रीज होते हैं, अरिथमेटिकली, अरिथमेटिकली इंक्रीज होते हैं। अरिथमेटिकली इंक्रीज का मतलब है स्लो स्लो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते तो है, फूड की अमाउंट दुनिया में बढ़ रही है, यानी जंगल में ज्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अरिथमेटिकली स्लो स्लो बढ़ा है। अब किस तरह से, यहां पर एग्जांपल दी कि हमारे पास पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज किस तरह बढ़ी है, रिसोर्सेज इस तरह से बढ़ी है कि अगर आज कोई फूड मटेरियल जंगल में 2 है, सही है 2 है, यानी एक जंगल में 2000 किलो अगर कोई फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है 2000 किलो, तो अगले साल 2+2 हो जाएगा, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 4000 किलो वहां पर फ्रूट प्रोड्यूस होगा। उससे अगले साल फिर और 2 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, उससे अगले साल और 2 हो जाएगा, मतलब 4 सालों के बाद तकरीबन जो फूड था ये यहां से 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 4 सालों के बाद। तो फूड कितना गुना बढ़ गया, कितने टाइम्स बढ़ गया, 2 से ना 8 तक चला गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया, हर साल डबल हो रहा है ना, तो 4 टाइम्स बढ़ गया है, 4 गुना इससे ज्यादा बढ़ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लेकिन पॉपुलेशन, आबादी किस तरह बढ़ रही है, आबादी ये होता है अरिथमेटिकली इंक्रीज होना, प्लस प्लस की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियली मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आबादी जो है कुछ इस तरह से बढ़ी है कि आज अगर जंगल की आबादी इस तरह के 2 लाख एनिमल है वहां पर, तो अगले साल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 लाख हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे। उससे अगले साल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 लाख बढ़ जाएंगे। फिर उससे अगले साल और मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो टोटल 4 सालों के बाद जो लोगों की आबादी है, पॉपुलेशन, वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, मतलब 2 से कितने टाइम बढ़ गए, 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ गई है आबादी, 8 गुना बढ़ गई है। और रिसोर्सेज किस तरह बढ़ी है, सिर्फ 4 गुना बढ़ी है, मतलब रिसोर्सेज जो है अरिथमेटिकली इंक्रीज होती है, स्लो स्लो इंक्रीज हो रही है। रिसोर्सेज मतलब फूड, जगह, खाने की भी जगह, खाना वगैरह, और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, इसीलिए ऑर्गेनिज्म, हर एक जानदार को खाना नहीं मिलता, यानी भूख से ऑर्गेनिज्म मरते हैं, सही है। तो ये इसने प्रपोज किया था थॉमस, जंगल में बहुत सारे एनिमल भूख से मर रहे होते हैं, सही है। तो ये इसने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में। अब ये बात भी ना डार्विन ने अपने जहन में नोट कर ली थी, ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें डार्विन ने नोट की थी, तब जाके अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, डायरेक्ट अपनी थ्योरी प्रपोज नहीं की थी। डार्विन अपनी थ्योरी में इन सबका कहीं ना कहीं ना जिक्र करेगा, जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं ये वाली बात भी उसके जहन में होगी, इसको देखकर उसने बताया था, ये वाली बात भी उसके जहन में थी, तभी उसने ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व किया था, सही। ये सारा इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, थोड़ा सा और लिख लो यहाँ पर, फिर ना इसको वो भी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, फिर ना वापसी कब आया, 1836 में शिप रिटर्न हुई, 1836 में, 31 में निकली थी, 1836 वो ईयर था जिसमें HMS बीगल रिटर्न हो गई। HMS बीगल जो थी रिटर्न, वो वापस आ गई, या डार्विन रिटर्न हो गया, सही, वापसी आ गई, ये इंग्लैंड आ गए, सही। इसके 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मतलब 1840 में, 1840 में डार्विन स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज आइडिया, डार्विन ने स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज आइडिया, इसका जो आइडिया था ना एवोल्यूशन के बारे में, सही, उस पर इसने काम करना शुरू कर दिया 1840 में। उसके 4 साल के बाद मतलब 1844 में 1844 में डार्विन ने ना एक ऐसे लिखा, डार्विन ने एक ऐसे लिखा, ऐसे ऑन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बारे में ऐसे लिखा कि एवोल्यूशन किस तरह से होती है। लेकिन वो जो ऐसे इसने लिखा था, बस लिख रखा था, लेकिन इसने कभी पब्लिश नहीं किया, मतलब जाके बुक्स वगैरह में पब्लिश नहीं किया, बस सिर्फ लिख दिया था। और ये इसे ना ये अनपब्लिश रहा, अनपब्लिश्ड, मतलब ये ऐसे कभी भी लोगों के सामने आया ही नहीं जो इसने ऐसे लिखा था,
सही। तो 1841 में इसने एक ऐसे लिखा, लेकिन वो पब्लिश नहीं किया क्योंकि ये ना डर रहा था, क्योंकि इसने जो भी बातें लिखी थी एवोल्यूशन में, इसने ये बताया था कि ऑर्गेनिज्म पुराने ऑर्गेनिज्म से निकले, मतलब हम लोग किसी मंकी से इवॉल्व होके आए। तो इससे लग रहा था बाकी लोग मेरी बात मानेंगे नहीं, उल्टा मुझे बुरा मानेंगे, बुरा समझेंगे, तो इसलिए इसने ये प्रॉपर प्रपोज ही नहीं की वो थ्योरी, मतलब उसने सामने लिखा ही नहीं, ऐसे पब्लिश ही नहीं किया। तो ये यहां तक कहानी याद रखा। इसके बाद ना फिर एक और साइंटिस्ट आया, जिसका नाम है A.R. वेलेस, अल्फ्रेड रसल वेलेस, A.R. वेलेस। A.R. वेलेस ने अपने आइडियाज भेजे डार्विन को, सेंड आइडियाज टू डार्विन। डार्विन को बहुत सारे आइडिया भेजे, पेपर्स वगैरह भेजे, सही, डार्विन को, और डार्विन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। जब इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो इनको पता चला कि दोनों ये सेम काम ही कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो आइडिया है एवोल्यूशन को लेके वो तकरीबन सेम है। तो इन दोनों ने मिलकर 1858 में 1858 में जॉइंट पेपर सबमिट कर दिया एवोल्यूशन के बारे में। इन दोनों ने मिलकर नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, नेचुरल सिलेक्शन पे एक पेपर सबमिट करवा दिया, पेपर पब्लिश करवा दिया, रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिया। अच्छा, पेपर पब्लिश मतलब वो उसमें होता था, रिसर्च पेपर पब्लिश होते थे पुराने जमाने में ना, जो जर्नल्स होते हैं, जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं ना, जर्नल होते हैं उनके, तो उन जर्नल में पब्लिश होता है, फिर साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं, जब साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं तो लोगों को बता देते हैं, ऐसा होता। तो इन दोनों ने मिलकर ना नेचुरल सिलेक्शन का पब्लिश किया, जिसके 2 ऑथर थे। जो पेपर पब्लिश हुआ उसके 2 ऑथर्स थे, 2 ऑथर मतलब डार्विन एंड ये A.R. वेलेस और डार्विन ने मिलकर ये काम किया था। लेकिन उसके 1 साल के बाद मतलब 1859 में डार्विन जो था और जो हमारे पास ये A.R. वेलेस थे, ये दोनों सेपरेट हो गए, मतलब अपना अपना काम अलग अलग करने लगे। और डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में अपनी थ्योरी प्रपोज कर दी। वही थ्योरी जो इन दोनों ने मिलकर लिखी थी ना, उस थ्योरी को इसने अपने नाम से प्रपोज कर दिया, जिसका नाम रखा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी एवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसने अपने नाम से प्रपोज कर दी, सही, जिसमें इसने सिर्फ अपना नाम रखा। तो इसीलिए हमें यह पता चला है कि ये थ्योरी जो है सिर्फ डार्विन ने प्रपोज की, डार्विन ने अपने नाम से थ्योरी पब्लिश कर दी। तो वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आप सिर्फ डार्विन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बुक इसने पब्लिश करवाई थी, सही। और अब इसी के नाम से, क्योंकि आगे भी काम इसी ने किया था, आर मैल्थस का काम इतना, वो इसका ये जो A.R. वेलेस है इसका काम भी नहीं है इतना ज्यादा एवोल्यूशन पे, सही। तो अब इसे थ्योरी क्या प्रपोज की वो हम आगे पढ़ेंगे, सही है। दोबारा सुनो, स्टार्टिंग से यहाँ पे देखो, सही है। जो यहाँ पर डार्विन था, सही, चार्ल्स डार्विन जो था 1809 में पैदा हुआ, 1888 में इसकी 1882 में डेथ हुई थी। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर भी था, लेकिन डॉक्टर में से इंटरेस्ट नहीं था। तो ये इसने नेचुरलिस्ट बनने के लिए, नेचर को स्टडी करने के लिए अच्छे से 1828 में स्टडी करने के लिए नेचर को क्रिस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। इसने जब इसने एडमिशन ले लिया था, उसके 3 साल के बाद 1831 में ब्रिटिश नेवल शिप जमीन के चक्कर के लिए, जमीन की एक जर्नी के लिए जा रही थी, तो उसने इसे ज्वाइन कर लिया, इस शिप को एज अ नेचुरलिस्ट के तौर पे, नेचर को स्टडी करने के तौर पे। उस शिप का नाम HMS बीगर था, 1831 में चली थी, 1836 में वापस आई थी। उस पूरी शिप का जो वॉयज था, मतलब उसका जो जर्नी थी, वो कुछ इस तरह की थी कि वो इंग्लैंड से चले थे, इंग्लैंड से आए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका फिर से आए साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से ऊपर गए कहां पर, इंग्लैंड वापसी चले गए, सही। तो इस तरह से इनका पूरा वॉयज था, पूरा सफर था। सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने मोस्ट टाइम कहां स्पेंड किया था, साउथ अमेरिका में, और वहां पर कुछ आइलैंड्स थे जहां जिनका नाम है गैलापागोस आइलैंड्स, वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम गुजारा था। बाकी टाइम तो ये सफर में गुजारते थे ना, रुके यहाँ पर सबसे ज्यादा थे, 6 हफ्ते या 2 मंथ तकरीबन। और वहां पर फाना और फ्लोरा को स्टडी किया, फाना यानी एनिमल्स और फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को स्टडी किया। और वहां पर इन्हें फिंचेस देखी, 13 टाइप की डिफरेंट फिंचेस इन्हें ऑब्जर्व की, जिनमें सब में बीक का साइज डिफरेंट था। अब बीक साइज डिफरेंट क्यों था, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस आ जाती हैं उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसीलिए जो ठंडे इलाकों में इंसान रहते हैं ना, उनका स्किन कलर ज्यादा व्हाइट होता है, मतलब उनके अंदर पिगमेंटेशन कम होती है। और जो गर्म इलाकों में रहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज में लोग रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। तो उस इलाके के हिसाब से वो डार्क स्किन कलर वाले, यूरोपियन या जो ऊपर वाले साइड वाले होते हैं ना, जो एशियन कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया वाले कंट्री के, तो यहाँ के लोग ज्यादा व्हाइट होते हैं क्योंकि वहां पर ठंड रहती है ज्यादा,
तो लो टेम्परेचर की वजह से पिगमेंटेशन कम होती है, तो वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इसने फिंचेस में ऑब्जर्व कर ली थी वही वाली वेरिएशन। फिर उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने और भी कंट्रीब्यूशन किया, तीनों का नाम याद रखना। चार्ल्स लायल ने थ्योरी ऑफ जियोलॉजी भी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म भी थी, और जेम्स हंटर ने भी इसी केस में काम किया था। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म और जियोलॉजी ये बताती है कि जमीन हमेशा सेम नहीं थी, जमीन में चेंजेस आते हैं, जमीन हमेशा सेम नहीं थी, जमीन में चेंजेस आते हैं। मतलब ये जो प्लैनेट्स थे, तो प्लैनेट बोल रहा हूँ, ये जो हमारे पास आइलैंड्स थे, गैलापागोस आइलैंड, ये दरअसल इसी का पार्ट है, इस साउथ अमेरिका का ही टूटा हुआ हिस्सा है। इसीलिए इसके बहुत सारे जानदार ऐसे मिलेंगे जो साउथ अमेरिका से मिलते जुलते होंगे, सही है। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर साउथ अमेरिका से मिलते जुलते हैं, इनका ये फिंचेस के भी बहुत सारे कैरेक्टर साउथ अमेरिका के लोगों से, एनिमल से मिलते हैं। फिर थॉमस आर मैल्थस ने अपना प्रिंसिपल पॉपुलेशन भी दिया था इस टाइम पर। थॉमस आर मैल्थस ये वो था, इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिस्ट वो होते हैं जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं ना, मैशत को स्टडी करते हैं कि मुल्क में गरीबी हो रही है, अमीरी हो रही है, इस सब को स्टडी करते हैं। तो इसने प्रिंसिपल पॉपुलेशन ने इसने बताया कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ी है और रिसोर्सेज अर्थमेटिकल बढ़ी है। मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग भूख के लिए आपस में लड़ेंगे, यानी आपस में, क्योंकि हमारे पास फूड कम तेजी से बढ़ा है और जो हमारे पास लोग हैं, आबादी है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, सही है। ये एक्सपोनेंशियली और ये अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रही है। 1836 में ये वापस आए, एचएमएस बीगल वापसी आ गई। 1840 में 4 साल के बाद डार्विन ने अपने आइडिया पे काम करना शुरू किया। 1844 में इसने ऐसे लिखा एवोल्यूशन पे, लेकिन वो पब्लिश नहीं किया क्योंकि ये इसे ना यकीन नहीं था कि लोग इसी बात को मानेंगे और उल्टा इसे कुछ बोलेंगे, इसलिए इसने पब्लिश ही नहीं किया। फिर एआर वैलेस ने बीच में अपने आइडिया वगैरह सेंड किए, डार्विन को हमने पेपर वगैरह भी दिए, बहुत सारा काम किया। दरअसल मेन थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन की थी वो एआर वैलेस की थी, यानी एआर वैलेस वो साइंटिस्ट है जिसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सोची थी अच्छे से, यानी मेन इसी की थी ये एआर वैलेस की। लेकिन फिर इसने और डार्विन ने मिलकर दोनों ने काम किया, तो इन दोनों के नाम से, दोनों के पेपर, दो ऑथर के नाम से एक पेपर पब्लिश कर दिया इन लोगों ने 1858 में नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचुरल सिलेक्शन होती है, यानी नेचुरल सिलेक्शन के जरिए एवोल्यूशन होती है। फिर लेकिन उसके एक साल के बाद 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम की बुक लिखी डार्विन ने अपने नाम से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज कर दी, सही है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या है वो भी पढ़ेंगे, सही है, कि थ्योरी है क्या, तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। जल्दी से लिख लो, कुछ रहता है तो।
कल मंडे है ना? अच्छा जी, हो गया डन, लिख लिया। अच्छा, अब इसकी जो थ्योरी है ना एवोल्यूशन के बारे में, कि इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या कहा था, वो अभी पढ़ते हैं हम लोग। जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इसकी थ्योरी। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हो? हाँ, फिर रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? लोग सुनते ही नहीं हो। आप लोग ग्रुप में आते हैं? आते भी हैं आप लोग ग्रुप में लेक्चर्स? आते हैं सारे? पता नहीं। छुट्टी करते हैं वो देखते हैं। आज जो छुट्टी कर रहे हैं ये लोग देख रहे होंगे, फिर देखेंगे ये लोग। हाँ, क्या पढ़ना है? सही है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सही है, इसके बाद हेडिंग लगाओ, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ना, सही, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। इसे डार्विनिज्म भी कहते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। 1859 में जो बुक लिखी थी ना, जो हमने अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा, कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी गई थी, उसी बुक में इसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की थी। सही, उस बुक में अपनी थ्योरी लिखी इसने। इस थ्योरी के इसने 2 पॉइंट बताए, यानी इस थ्योरी के भी 2 मेन पोस्टुलेट्स थे। जैसा कि लेमार्किज्म के 2 मेन पोस्टुलेट्स थे ना, इस तरह इसके भी 2 मेन पोस्टुलेट्स हैं जो इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो है इसका वो कहलाता है, इसकी थ्योरी का जो पॉइंट है वो है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन
पहला पॉइंट है डिसेंडेंट मॉडिफिकेशन, सही है। दूसरा पॉइंट है इसका, वो पढ़ेंगे आगे, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। पहला पॉइंट इसने ये बताया डिसेंडेंट मॉडिफिकेशन में कि यहाँ देखो, इसने ये बताया जितने भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज हमें नजर आते हैं, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज हमें नजर आते हैं, ये दरअसल मॉडिफाइड फॉर्म है। जितने भी आज हमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं, ये न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद वाली फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। दुनिया में पहले जो ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद थे, और ये जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉडिफाइड फॉर्म है। ये उनकी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इन न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने वर्ड दिया, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसने कहा डिसेंट्स। ये क्या है, डिसेंट्स है। डिसेंट्स का मतलब है मॉडिफाइड फॉर्म है ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने वर्ड दिया एंसेस्टर, यानी ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एंसेस्टर्स हैं। हम लोग जो आज इस दुनिया में मौजूद हैं, हम डिसेंट्स हैं, और हमारे जो आबाओ अजदाद जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में थे, वो क्या थे, एंसेस्टर। वो क्या थे, एंसेस्टर थे। और ये एंसेस्टर जो थे, इनमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई थी। एंसेस्टर्स में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, तो एंसेस्टर जो है वो डिसेंट्स में कन्वर्ट हुए हैं। एंसेस्टर्स जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद, ये जो लाइन है ये मॉडिफिकेशन है, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तब जाकर ये इस एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, डिसेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, सही है। यानी एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन के जरिए मतलब ये चेंज हुए हैं, यानी एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा से हो रहा है। एवोल्यूशन जो है इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा से हो रहा है। जितने भी न्यू जानदार आज हैं, ये कभी ना कभी कोई ओल्ड एंसेस्टर थे, और ये आज क्या है, डिसेंट्स है। आज क्या है, डिसेंट्स है, मॉडिफाइड फॉर्म है। कई हजारों साल पहले ये कोई दूसरी सिंपल फॉर्म होंगे, ओल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, और इनमें हुई क्या है, कंटिन्यूअसली एवोल्यूशन होती रही है। एवॉल्व होते होते ये इस फॉर्म में आए। मतलब इसमें पहले पॉइंट में क्या है कि एवोल्यूशन होती है, सिंपल क्या एवोल्यूशन होती है। पुराने जानदार सिंपल थे और न्यू वाले क्या है, एडवांस तरह के ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, इसने यही बात। और इसने ये कहा कि एवोल्यूशन की जो मेन ड्राइविंग फोर्स है ना, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, ड्राइविंग फोर्स, यानी वो फोर्स जिसकी वजह से कुछ काम हो, ड्राइविंग फोर्स जो है जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, वो है नेचर। वो क्या है, नेचर है, मतलब गॉड है, नेचर है, या एनवायरमेंट है। नेचर का वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजिस्ट, क्योंकि ये गॉड का वर्ड यूज नहीं करते हैं, सही है। तो नेचर है, यानी जो एनवायरमेंट है, नेचर है, वो ड्राइविंग फोर्स है, मेन फोर्स है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन एक ऑर्गेनिज्म खुद अपने अंदर नहीं कर सकता, यूज और डिसयूज करके। उसने तो ये कहा था यूज डिसयूज करके कर लेता है। इसने बताया कि एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन की जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, नेचर है, सही है, जो विच कॉजेज एवोल्यूशन, जो कॉज करती है एवोल्यूशन को, सही। एवोल्यूशन कॉज कौन करता है, नेचर कॉज करता है। ड्राइविंग फोर्स कॉज करती है, यानी नेचर कॉज करता है एवोल्यूशन, खुद ब खुद एवोल्यूशन नहीं होती, सही है। अब ये किस तरीके से करता है, इसके बारे में इसने दूसरा पॉइंट दिया था अपना। अच्छा, ये जो है हमारे पास, इसकी जो एवोल्यूशन थी, हमने वो पढ़ा था ना, जो लेमार्क था वो लैडर लाइक एवोल्यूशन को मानता है, लैडर लाइक। ये हमारे पास मानता था, जो डार्विन है ये मानता है ट्री लाइक एवोल्यूशन को, ट्री लाइक एवोल्यूशन को, सही। डार्विन के मुताबिक ट्री लाइक एवोल्यूशन सही है। ट्री लाइक एवोल्यूशन ये होती है कि यहां देखो, एक कॉमन एंसेस्टर होगा। कॉमन एंसेस्टर मतलब एक कॉमन ऑर्गेनिज्म होगा जिससे सारे जानदार निकलेंगे, उसी से ब्रांचेस निकलती हैं, ट्री से सब ब्रांच निकलती है, उससे भी कुछ ब्रांचेस निकलती है, सब ब्रांचेस निकलती है, फिर उन सब ब्रांचेस की भी मजीद सब ब्रांचेस निकलती हैं, सब ब्रांचेस निकलती हैं, और इन सब ब्रांचेस में आगे जाके ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उसी से कोई एक फर्स्ट ए ऑर्गेनिज्म बना, उसी से बी ऑर्गेनिज्म बना, उसी से सी ऑर्गेनिज्म बना, उसी से डी बना, उसी से ई, और उसी से
एफ ऑर्गेनिज्म बना, यानी ये कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिससे सारे जानदार बनते हैं। सही है। उसने ये कहा था लैडर लाइक एवोल्यूशन होती है, ए से बी बनेगा, बी से सी, सी से डी, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड दूसरा बनेगा, वो लैडर लाइक है। ये ट्री लाइक एवोल्यूशन है, मतलब एक कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जिससे भी सारे जानदार बने होंगे दुनिया में। सही, तो ये ट्री लाइक एवोल्यूशन को मानता था। इसके मुताबिक एवोल्यूशन कुछ इस तरह है, अगर हम वो वाली एग्जांपल ले लें जो हमने उसमें भी ली थी। सही है, उसने कहा था कि फर्स्ट से सेकंड तरह के जानदार, सेकंड से थर्ड तरह के, मतलब फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड, बर्ड से मैमल्स, उस तरह एवोल्यूशन हुई है। इसके मुताबिक एवोल्यूशन कुछ हिस्सा हुई है कि कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर से ही बने थे फिशेस, मतलब उसी की जनरेशन से फिशेस बनी थी दुनिया में, इसी की जनरेशन से बनी थी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी जो पानी उसकी दोनों जगह पे रहते हैं, इसी की जनरेशन से बने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स इसी की जनरेशन से बने बर्ड्स, बर्ड्स और इसी की जनरेशन से बने एट द एंड मैमल्स। यानी इसने ये कहा कि ये जो मैमल, बर्ड्स और ये सारे ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत जो सिमिलर नजर आ रहे हैं ना, ये इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन सबका एंसेस्टर सेम है, इन सबका एंसेस्टर जो है वो क्या है, सेम है। और इसी तरह इनका एक ऑर्गेनिज्म यहां भी था जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स, हमने पढ़ा था ना आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके पास कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स वाले होते हैं, कुछ कैरेक्टर बर्ड्स वाले होते हैं। यानी एक कॉमन एंसेस्टर से एक आर्कियोप्टेरिक्स नाम का भी ऑर्गेनिज्म बना था जिसके पास ये वाले और ये वाले दोनों फीचर थे, लेकिन वो दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाया और दुनिया से वैनिश हो गया। अब लोगों को ये लग रहा है कि रेप्टाइल से आर्कियोप्टेरिक्स बना होगा और आर्कियोप्टेरिक्स से क्या बना होगा, बर्ड बना होगा। मतलब वो अगर लैडर लाइक एवोल्यूशन को सही माने तो कुछ इस तरह से होगी, लेकिन इसकी एवोल्यूशन को सही माने तो इस तरह से एवोल्यूशन कि एक ऑर्गेनिज्म था जिसके सारे नए बच्चे थे और यानी सेम टाइम पे उसकी जनरेशन थी, उन जनरेशन में रेप्टाइल भी थे, बर्ड्स भी थे और आर्कियोप्टेरिक्स भी था। बट आर्कियोप्टेरिक्स दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाया, दुनिया से वैनिश हो गया और उसके सिवा हमें वो मिलता है, प्रिंट मिलता है, फॉसिल मिलता है। तो हमें ये लग रहा है कि इससे ये बना है, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ये सारे एक टाइम पे मौजूद थे दुनिया में सारे, बस उनमें से सर्वाइव नहीं कर पाया। अब हमने जिस तरह मैंने हॉर्स की एग्जांपल दी थी, हॉर्स वाला बताया था ना मैंने आप लोगों को, 1 फीट का हॉर्स था, 2 फीट वाला बना, 2 से 3 फीट वाला। अगर हम लोग उसी एग्जाम्पल को यहां उठाएं, सही है, या जिराफ वाली एग्जाम्पल को ले लो। जिराफ वाली एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था कि पहले शॉर्ट नेक वाले जिराफ होते थे, उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच किया, मीडियम नेक वाले आए, फिर लॉन्ग नेक वाले आए और फिर वेरी लॉन्ग नेक वाले आ गए होंगे दुनिया में। सही है, उसके मुताबिक लेमार्क के मुताबिक तो एवोल्यूशन कुछ यूं ही है, जबकि डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन यूं ही है। एवोल्यूशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है डार्विन के मुताबिक, मतलब डार्विन के मुताबिक ये है कि किसी टाइम पर एक जिराफ था जिसके बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, अलग अलग, मतलब एक पूरी जनरेशन चल गई थी। एक कॉमन जिराफ था जिसके बहुत सारे बच्चे थे, उन बच्चों में से कुछ ऐसे थे जो जिनके पास जो नेक थी वो शॉर्ट थी, जंगल में मौजूद थे वो, कुछ ऐसे थे जिनकी नेक जो थी मीडियम साइज की थी, कुछ ऐसे थे उस जंगल में जिनकी नेक का साइज लॉन्ग था, कुछ ऐसे थे जिनकी नेक का साइज वेरी लॉन्ग था। मतलब चारों तरह के जिराफ दुनिया में हमेशा से मौजूद थे, हमेशा से, मतलब इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, उसी से सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद थे, मौजूद होंगे उस टाइम पर जंगल में। बस हुआ ये कि जंगल में जब भी ये घास वगैरह गायब हुआ, कुछ भी हुआ, 1 फीट वाला वो जो इसकी नेक छोटी थी, स्मॉल साइज वाला नेक वाला, वो भी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाया, दुनिया से वैनिश हो गया। 2 फीट वाला वो जो जिसकी नेक का साइज बड़ा था वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया, लॉन्ग नेक वाला भी सर्वाइव नहीं कर, बस वेरी लॉन्ग नेक वाला सर्वाइव कर गया। यानी वेरी लॉन्ग नेक साइज वाला जो था ऑर्गेनिज्म था ना, वो दुनिया में सर्वाइव कर गया। मतलब नेचर ने उसे सिलेक्ट कर लिया कि वो दुनिया में सर्वाइव करे, बाकी सबको दुनिया से वैनिश करवा दिया। मतलब दुनिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, एवोल्यूशन तो कंटिन्यूअस है, एवोल्यूशन तो होती ही रहती है, लेकिन दुनिया में रहता कौन है ऑर्गेनिज्म, कौन अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है, कौन दुनिया में मौजूद होता है, जिसे नेचर चाहती है। यानी नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन का, कि नेचर सिलेक्ट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में रहेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया से वैनिश हो जाएगा। सही है, तो इसके पीछे मेन जिराफ का सर्वाइव होने के कोई चांस नहीं कि जिराफ ने खुद अपने आप को सर्वाइव करने के लिए नेक को स्ट्रेच किया। नेक को स्ट्रेच वैसे नॉर्मली हो ही गई थी दुनिया में, मतलब नेक स्ट्रेच हुई पड़ी थी, बस नेचर ने शॉर्ट नेक वालों को खत्म करना था, तो कुछ इस तरह के चेंजेस ले आई दुनिया में कि शॉर्ट नेक वाले जिंदा नहीं रह पाए और शॉर्ट नेक वाले गायब हो गए। इसी तरह अगर ना इसको एग्जांपल इस तरह ले लो
कि अगर किसी कई हजार साल पहले किसी एक घर में, किसी एक आदमी के यहाँ, किसी के घर पे ना 3 बच्चे पैदा होते हैं, सही, 3 लड़के पैदा होते हैं, एक सबसे बड़ा भाई है, एक सबसे छोटा भाई है और एक दरमियान वाला भाई है, सही, 3 भाई पैदा हो गए। अब हुआ ये कि जो सबसे बड़ा भाई है उसके कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, अलग तरह का है वो, उसके कैरेक्टर बिल्कुल फीचर अलग है, लॉन्ग हाइट है, कर्ली हेयर है, अजीब सा है, अलग तरह का है, जो अजीब सा मतलब अलग तरह का है, सही है, डिफरेंट है। और जो नीचे वाला सबसे छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है उन दोनों में, तीनों में से, वो बिल्कुल अलग है उससे ऊपर वाले के मुकाबले में, सही है, इसके स्ट्रेट हेयर है, हाइट छोटी है, ये अलग तरह का कैरेक्टर है। जो दरमियान वाला भाई है इनके पास, जो इनका तीनों का भाई है दरमियान वाला, वो उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उसके बड़े भाई से मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उसके ऐसे हैं जो छोटे भाई से मैच करते हैं। अब ये इसलिए उसके कैरेक्टर मैच कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों के पेरेंट कौन है, एक ही है ना, इन तीनों का पेरेंट कौन है, एक है, इन तीनों का पेरेंट सिमिलर है, एक पेरेंट, इसीलिए तीनों बच्चे आपस में, ऐसा नहीं कि जरूरी के तीनों आपस में मिले। पहला वाला जो फर्स्ट वाला ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट वाला जो बच्चा था वो जो है मैच कर रहा था किसी से नहीं, तीसरा वाला जो बच्चा था वो भी किसी से मैच नहीं कर रहा, जो दरमियान वाला बेटा था वो दोनों से मैच कर रहा था, उसके दोनों की फीचर थी। अब हुआ ये कि दुनिया चलती रही और उस एक वक्त ऐसा आया कि जो दरमियान वाला बेटा था वो दुनिया से वैनिश हो गया, मतलब दुनिया में मर गया, खत्म हो गया, उसकी नस्ल खत्म हो गई। तो अब हमें कई हजारों साल के बाद उनकी हड्डियां मिलती हैं। अब जब हम उनकी हड्डियां देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है दुनिया में आज भी जो छोटे वो वाला था ना, छोटे भाई वाले कैरेक्टर्स वाले जो उनकी जनरेशन थी वो अभी भी चल रही है दुनिया में, बड़े वाले की जनरेशन भी चल रही है। तो कुछ दुनिया में लोग हैं जो बड़े भाई के जैसे नजर आ रहे हैं, कुछ दुनिया में लोग हैं जो छोटे भाई जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन दरमियान वाले भाई वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उसकी हमें हड्डियां मिल रही हैं। अब हमें हड्डियां देखकर ये लग रहा है डार्विन के मुताबिक कि ऐसा हुआ होगा, पहले ये छोटे हाइट वाले ऑर्गेनिज्म दुनिया में होंगे, उनसे ये दरमियान वाला ऑर्गेनिज्म बना, ये जिसका मिक्स वाले कैरेक्टर थे, फिर उनसे बड़ी हाइट वाला बना होगा, और छोटी हाइट वाला, दरमियान हाइट वाला जो बीच वाला था वो दुनिया से वैनिश हो गया। अगर डार्विन वाली थ्योरी सही समझोगे तो डार्विन थ्योरी से ये लगेगा कि पहले दुनिया में रेप्टाइल्स थे, ये छोटा भाई है, सही है, फिर उससे आर्क्योप्टेरिक्स बना, मतलब जिसके पास दोनों वाले फीचर्स हैं, फिर उससे क्या बने, बर्ड्स बने जिसके पास अलग फीचर्स हैं, और ये दोनों दुनिया में सर्वाइव करके ये दुनिया से गायब हो गया, सही। ये लेमार्किज्म के मुताबिक यूं ही एवोल्यूशन, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ, अभी मैंने बताया ना, ऐसा नहीं हुआ, असल में ऐसा हुआ था, ये तीनों एक ही टाइम, एक ही कॉमन एंसेस्टर के जानदार थे, एक ही टाइम पे तीनों रहते थे, ये भी था, ये भी था और ये भी था, बस ये दुनिया से गायब हो गया, ये दुनिया से वैनिश हो गया, क्योंकि नेचर ने इसे सिलेक्ट नहीं किया कि ये दुनिया में सर्वाइव करे। नेचर ने इसे सिलेक्ट किया, ये दुनिया में सर्वाइव करेगा, नेचर ने इसे सिलेक्ट किया, ये दुनिया में सर्वाइव करेगा, इन्हें सिलेक्ट नहीं किया, इन्हें दुनिया से वैनिश कर दिया। जैसा कि नेचर ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया, कि डायनासोर को खत्म कर दिया क्योंकि इंसान को दुनिया में रहना था, तो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए डायनासोर भी खत्म हो गए, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए ये भी खत्म हो गया। इसी तरह 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट वाले जो हॉर्सेज हमें मिलते हैं ना, हड्डियां मिलती हैं, उनकी हड्डियां इस चीज का सबूत नहीं है कि पहले 1 फीट वाला था, 2 फीट वाला, 3 फीट वाला, 4 फीट वाला बना। इनकी हड्डियां मतलब लेमार्क के मुताबिक तो इसी चीज का सबूत है कि 1 से 2 फीट वाला बना, लेकिन डार्विन की थ्योरी के मुताबिक वो इस चीज का प्रूफ है कि कई हजारों साल पहले, 60,000 साल पहले हॉर्सेस के बहुत सारे बच्चे थे, 1 फीट वाला भी था, 2 फीट वाला, 3 फीट वाला, जंगल में सारे मौजूद होते थे। फिर नेचर ने ये चाहा कि 1 फीट वालों को खत्म करना है, तो 1 फीट वाले को खत्म करवा दिया, 1 फीट वाला खत्म हो गया। फिर 2 फीट वालों को खत्म करवाना चाहा नेचर ने, 2 फीट वालों को खत्म कर दिया, 3 फीट को खत्म कर दिया, 4 फीट को खत्म कर दिया, करते करते बस 5 फीट वाला छोड़ दिया, और 5 फीट वाले ने अपने अंदर थोड़ी सी चेंजेस की और अब वो 6 फीट का हो गया और ज्यादा। तो नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करेगा। तो थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन का मतलब यही है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करेगा। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट ये रहा डिसेंडेंट मॉडिफिकेशन वाला कि कंटीन्यूअस एवोल्यूशन होती रहती है। दूसरा पॉइंट यही है जो कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, यानी नेचर सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को कि कौन सा दुनिया में रहेगा, फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत एडेप्टेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो नेचर सिलेक्शन का मतलब यही है कि नेचर सिलेक्ट्स, नेचर जो है यानी जो गॉड है, गॉड का यूज नहीं करेंगे, नेचर जो है ये सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट्स विच ऑर्गेनिज्म, कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, कौन सी स्पीशीज है, विच ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव, कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, रहेगा जिंदा, एंड या कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, बस कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, इसके पीछे कौन है, नेचर है, नेचर सिलेक्ट करेगा, सही है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल ले लो, यहां देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ए जो है ना यहां पर ए, जहां भी मैं आगे ए लिखूंगा, ए का मतलब है 1 फीट वाले हॉर्सेस, सही है, बी का मतलब है 2 फीट वाले हॉर्सेस, सी का मतलब है हमारे पास 3 फीट वाले हॉर्सेस दुनिया में थे, अभी एग्जांपल से हम आगे समझेंगे ना। डी का मतलब है हमारे पास 4 फीट वाले हॉर्सेस,
ई का मतलब है 5 फीट वाले हॉर्सेस। सही है, तो ये हमारे पास सारे हॉर्सेस की एग्जांपल है कि वहां पर हम समझेंगे। सही, अब ये नेचर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है किस तरीके से ना, वो पढ़ना है हमने कि ये नेचर किस तरीके से सिलेक्ट करती है, क्योंकि नेचर का भी काम करने का एक मेथड है। उस तरीके से नेचर सिलेक्ट करेगी ऑर्गेनिज्म को दुनिया में रहने देना है या दुनिया से वैनिश करना है। ये खराब कर दिया आप लोगों ने क्या? कौन से सर ने? मैंने? क्या नाम है सर का? सर का नाम नहीं पता? तुम्हारा कोचिंग है, तुम लोग को सर के नाम नहीं पता? केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? सर कामरान। अच्छा सर कामरान पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स? बायो? हाँ सर हसन पढ़ाते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? मैं पढ़ाता हूँ बायो, तुम लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता। इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? कोचिंग में कौन पढ़ाता है इंग्लिश? कोचिंग में भी यही पढ़ाते हैं। और यहाँ वाले इंग्लिश वाले आते हैं ना, मुझसे पहले इंग्लिश की क्लास होती है ना आप लोगों की। अच्छा टाइम भी खराब हुआ बड़ा है। क्या टाइम हुआ बच्चों? कोई सही टाइम बताओ। 7:45 सही टाइम है ना ये? आगे तो नहीं कर रखा? जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी? इस घड़ी में ना सेल नहीं डलता, इससे इसका टाइम ना हो जाता है खराब, और इस चक्कर में फिर बार बार इसका सेट करते रहना है। बस अभी खत्म हो जाएगा, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? या जी भी बच्चों तुम लोग सेकंड नहीं पढ़ा ना, अभी पढ़ोगे फिर और आसान हो जाएगा, और एक बार पढ़ लोगे। यहाँ सुनो, सही नेचर सिलेक्शन एडप्टेशन वाला पॉइंट ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म ना नेचर सिलेक्ट करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करेगा। अब दुनिया में किसी टाइम पर ए भी मौजूद था, यानी 1 फीट वाला हॉर्स भी था, 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट वाले सारे हॉर्स मौजूद थे, बस सर्वाइव ये कर पाया और बाकी सारी दुनिया से वैनिश हो गए। मतलब नेचर ने इसे सिलेक्ट किया कि ये सर्वाइव करेगा, बाकी सब दुनिया से वैनिश होंगे। अब नेचर सिलेक्शन का ना पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए नेचर सिलेक्ट करती है। पहला प्रोसेस जो कहलाता है ओवर प्रोडक्शन, पहला प्रोसेस है जो कहलाता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है अपनी तादाद बहुत तेजी से बढ़ाना। सही, ओवर प्रोडक्शन जो थॉमस आर मैल्थस ने कहा था ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, वही चीज इन्हें यहां नोट की। इसने ये बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब है कि वो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होता है दुनिया में, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। मतलब वो कम, उनके अंदर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कम प्रोड्यूस होते हैं, या अगर प्रोड्यूस ज्यादा भी होते हैं ना तो बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, नहीं सर्वाइव कर पाते। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होता है ना, सिर्फ वही दुनिया में सर्वाइव करते हैं। यानी जो ओवर प्रोड्यूस करता है वही दुनिया में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और जो ओवर प्रोड्यूस नहीं करा वो दुनिया से वैनिश हो जाएगा, उसकी नस्ल आलके की क्या हो जाएगी, दुनिया से खत्म हो जाएगी। सही, वैनिश हो जाएगी। जैसे कि ये जो हमारे पास ये 1 फीट वाला हॉर्स था ना, ये ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। 1 फीट वाला हॉर्स यानी ए दुनिया से क्या हो गया, वैनिश हो गया। ए जो था 1 फीट वाला हॉर्स दुनिया से क्या हो गया, वैनिश हो गया, खत्म हो गया। बस एक सेकंड हम क्लोज कर लें। सही, दुनिया से वैनिश हो गया, और बाकी जो थे वो दुनिया में सर्वाइव कर गए ये वाले, क्योंकि ये ओवर प्रोडक्शन कर रहे थे। तो नेचर ने इन सबको सलाहियत, मतलब रिप्रोडक्शन की सलाहियत कौन देता है, नेचर देता है ना, गॉड देता है। तो नेचर ने इसे रिप्रोडक्शन की सलाहियत ही कम दी थी,
यानी ये ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो ओवर प्रोड्यूस ना करने की वजह से, रिप्रोडक्टिव रेट लो होने की वजह से ए वाला ऑर्गेनिज्म, 1 फीट वाला ऑर्गेनिज्म दुनिया से वैनिश हो गया। पीछे बच गए बी, सी और डी, ई तक, सही ये वाले। फिर इसके बाद नेचर क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस करते हैं, दैट इज पहला प्रोसेस क्या आता है, ओवर प्रोडक्शन, दूसरा क्या आता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ओवर प्रोड्यूस कर लिया है, ओवर प्रोड्यूस कर लिया, अपनी तादाद बहुत तेजी से बढ़ा ली है। अब बी वाले भी बहुत सारे दुनिया में हैं, सी 3 फीट वाले बहुत सारे थे, ये 4 फीट वाले, 5 फीट वाले। अब जंगल में हॉर्सेस की अमाउंट बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि हो तो ये वाला 1 फीट वाले तो खत्म हो गए ओवर प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से, लेकिन ये वाले इन्होंने ओवर प्रोड्यूस कर लिया, अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। अब क्योंकि जंगल में फूड भी लिमिटेड है, शेल्टर भी लिमिटेड है, रहने की जगह भी लिमिटेड है, फूड भी लिमिटेड है, सही है, तो इसलिए ये आपस में कंपीट करेंगे। आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। तो ये कंपीट करेंगे, कंपीट फॉर, या हाँ कंपीट करेंगे, कंपीट फॉर फूड, शेल्टर, सही, फूड के लिए, शेल्टर के लिए आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे। इस झगड़े को हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी बचाव के लिए स्ट्रगल करना। अब ये स्ट्रगल 3 तरह का होता है। एक स्ट्रगल होता है जो कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, बल्कि एक स्ट्रगल होता है जो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और एक स्ट्रगल है लास्ट जो कहलाता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो 3 तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करेंगे, ये चारों, सही। 3 तरह से स्ट्रगल का मतलब ये है, पहले ये इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है ये डिफरेंट स्पीशीज आपस में लड़ेंगी, डिफरेंट स्पीशीज का आपस में स्ट्रगल करना। मतलब 3 फीट वाला हॉर्स 2 फीट वाले हॉर्स को मार रहा है, 5 फीट वाला हॉर्स 3 फीट वाले हॉर्स को मार रहा है, फूड के लिए, लड़ने के लिए, जगह के लिए, सही है। तो ये कहलाता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, डिफरेंट स्पीशीज का आपस में लड़ना। फिर जब इनका आपस में झगड़ा, इनका दूसरी स्पीशीज झगड़ा खत्म हो जाता है, यानी वो 3 फीट वाले हॉर्स मार दिए, यानी चले गए वहां से, अब 4 फीट वाले, सारे 4 फीट वाले ये आपस में भी लड़ेंगे, क्योंकि फूड बहुत कम है। तो ये इनका आपस में लड़ना ये कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, जो सेम स्पीशी के दरमियान होगा, बिटवीन सेम स्पीशी। तो सेम स्पीशी के दरमियान जो स्ट्रगल होता है वो कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक। डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो स्ट्रगल होता है वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक। इन्वायरमेंटल होता है इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब फूड वगैरह के लिए, फूड वगैरह के लिए स्ट्रगल करना, मतलब फूड ना मिलना, लड़ने के बाद भी फूड नहीं मिला, क्योंकि फूड है ही नहीं जंगल में, तो अब उसे भूखा रहना पड़ेगा। अब अगर वो भूख को बर्दाश्त कर पाएगा तो वो स्ट्रगल कर लेगा, अगर वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो स्ट्रगल नहीं कर पाया। तो इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर लेते हैं ना, वो दुनिया में सर्वाइव कर जाते हैं। जो स्ट्रगल कर लेते हैं, जो दुनिया में जो स्ट्रगल कर लेंगे, वो दुनिया में सर्वाइव कर लेंगे, वो दुनिया में रह जाएंगे। और जो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, कोई भी तरह का स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल या इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जो भी स्ट्रगल नहीं कर पाए ना, वो दुनिया से वैनिश हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर हमारे पास बी वाला जो था 2 फीट वाला हॉर्स, वो वैनिश हो गया, वो स्ट्रगल नहीं कर पाया इन्वायरमेंट ने, मतलब वो इन्वायरमेंट में किसी वजह से इनमें कोई भी स्ट्रगल नहीं कर पाया होगा, वो कोई भी एक तरह का, तो स्ट्रगल ना करने की वजह से दुनिया से वैनिश हो गया। अब पीछे बन गए ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म, सही है। तो नेचर जब भी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है ना, दुनिया में सर्वाइव करवाता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है, तो इस प्रोसेस के जरिए करता है। पहले वो ओवर प्रोडक्शन के जरिए ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है, जो ओवर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनको छोड़ देता है, उनको सिलेक्ट कर देता है कि वो दुनिया में रहेंगे, जो नहीं कर पाते वो दुनिया से वैनिश कर देता है नेचर। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, उनकी वजह से, ओवर प्रोड्यूस करने की वजह से, स्ट्रगल की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म वैनिश हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते स्ट्रगल, बी वाला वैनिश हो गया ये। फिर इसके बाद होता है नेक्स्ट, जो है थर्ड कहलाता है जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन मतलब जीन्स में चेंजेस आना। अब होता ये है कि इन्वायरमेंट हो गया चेंज, सही है। अब नेचर ना इन्वायरमेंट चेंज करता है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करता है, बाहर का इन्वायरमेंट चेंज करेगा। अब नेचर ने क्या किया, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा दिया, उस टाइम पर जंगल का टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हम क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, हाई टेम्परेचर हुआ तो थर्मो रेगुलेशन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते ना, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, उनके एंजाइम डीनेचर होने लग जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से।
अगर हमारी बॉडी में स्वेटिंग ना हो, हम बॉडी को कूल ना कर सके, तो हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो उस टाइम पर ये जो CDE वाले थे ना, ये तीनों फिलहाल थर्मोरेगुलेशन नहीं कर सकते थे। इन तीनों में थर्मोरेगुलेटरी एडेप्टेशन वाला जीन ही नहीं था। थर्मोरेगुलेशन वाला जो जीन होता है, हमारी बॉडी में जो थर्मोरेगुलेशन हो रही है ना, किसी जीन की वजह से हो रही है। यानी हमारी बॉडी में DNA में ये लिखा हुआ है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने ये प्रोसेस करने हैं। सही, हमारी बॉडी में ये प्रोसेस एक्टिवेट होने हैं। तो ये जो थर्मोरेगुलेशन का जो जीन है ना, ये हमारी बॉडी में पहले से फील होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें थर्मोरेगुलेशन का जीन नहीं होता। थर्मोरेगुलेशन वाली जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जीन्स में चेंजेस नहीं आती, थर्मोरेगुलेशन वाली जेनेटिक चेंजेस नहीं आती, वो दुनिया से वैनिश हो जाते हैं। सही है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाए, गर्मी की वजह से मर गए। सही है। और जिनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, जिनमें थर्मोरेगुलेशन की जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, थर्मोरेगुलेशन के लिए जीन्स में चेंज आ जाता है, थर्मोरेगुलेशन के जीन में चेंज आता है, वो दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, उनके सर्वाइव के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही, और वो दुनिया से वैनिश होने लगते हैं जिनमें नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ये जो था C वाला, ये दुनिया से इसलिए वैनिश हो गया 3 फीट वाला हॉर्स, क्योंकि गर्मी बढ़ी जंगल की और इसके अंदर थर्मोरेगुलेशन वाला जीन ही नहीं था, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, जीन्स में कोई चेंज ही नहीं आया गर्मी को मेंटेन करने के लिए, तो ये दुनिया से वैनिश हो गया। इन दोनों में जेनेटिक वेरिएशन आई थी, इसके भी जीन्स में चेंजेस आई थी जिससे ये थर्मोरेगुलेशन करना शुरू हो गया था, इसके भी जीन्स में चेंजेस आई थी जिससे ये भी थर्मोरेगुलेशन करना शुरू हो गया था। तो ये दुनिया में फिलहाल सर्वाइव कर गए, ये दुनिया से वैनिश हो गया। सही है। अब इसके बाद होगा, लेकिन ये दोनों सर्वाइव नहीं करेंगे, इसका लास्ट होगा जो कहलाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल एनवायरमेंटल टेम्परेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब होगा ये, इन दोनों में से भी जो फिटेस्ट होगा ना, वो दुनिया में सर्वाइव करेगा। अब देखो, जेनेटिक वेरिएशन तो दोनों में आई थी, जेनेटिक वेरिएशंस दोनों में आई थी, हमारे पास 4 फीट वाले में भी जेनेटिक वेरिएशंस दोनों में आई थी, ये टिक लगा हुआ है। सही, जेनेटिक वेरिएशन दोनों में आई है। सही, हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन D वाले में भी आई है, 4 फीट वाले में भी, और E में भी आई है, 5 फीट वाले में भी आई है। सही है। लेकिन इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन आई ना थर्मोरेगुलेशन की, यानी जीन्स में चेंज आया कि थर्मोरेगुलेशन कर ले, ये इतनी आई है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है बस, लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन आई है, लेकिन वो जेनेटिक वेरिएशन ऐसी हैं जो कहलाती हैं नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी जेनेटिक वेरिएशन जो कहलाती है नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सही, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से वो फ्रेंडली नहीं है, फेवरेबल नहीं है। चेंजेस तो आई है जीन्स में, लेकिन 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त करने की बस चेंजेस आई है। तो चेंजेस आई है लेकिन नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली आई है। इनमें जो जेनेटिक वेरिएशन आई थी वो थी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इनमें ऐसा जेनेटिक चेंज आया था जिसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी बर्दाश्त कर सकते थे। तो जिसमें नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली चेंजेस आती है ना, वो भी दुनिया से वैनिश हो जाता है। तो ये D वाला भी दुनिया से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और ये वाला जो था हमारे पास E वाला, ये क्या कर जाएगा, दुनिया में सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसमें वो वाली जेनेटिक चेंजेस आई हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेंडली है, अच्छी है, मतलब ये दुनिया में थर्मोरेगुलेशन कर सकता है। तो अब ये इस पूरे प्रोसेस के जरिए नेचर ने सिलेक्ट किया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करेगा 5 फीट वाला। फिर इसमें मजीद एडेप्टेशन हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, और ये 6 फीट का भी हो जाएगा, 7 फीट का भी हो जाएगा, अपने हिसाब से, अपने मिलाके के हिसाब से। लेकिन नेचर सिलेक्ट करेगा कि सर्वाइवल होगा फिटेस्ट कौन होगा। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसने ये सब कर लिया ना, उसे हम कहेंगे फिटेस्ट। वो क्या कहलाएगा, फिटेस्ट। तो फिटेस्ट सर्वाइवल, तो फिटेस्ट का मतलब यही है। अब फिटेस्ट का मतलब ये है, हमारे पास ये जो लॉन्ग नेक वाला जिराफ था, वो भी हमारे पास फिटेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था। सही, लॉन्ग नेक वाला जिराफ, शॉर्ट नेक वाला जिराफ भी होगा दुनिया में, लेकिन सिर्फ लॉन्ग नेक वाला जो जिराफ था ये फिटेस्ट था। तो शॉर्ट नेक वाले जिराफ किसी ना किसी प्रोसेस के जरिए दुनिया से खत्म हो गए होंगे। 5 फीट वाला जो हॉर्स था ये भी फिटेस्ट था, ये भी दुनिया में सर्वाइव कर गया। सही है, इसलिए। फिर इसके अलावा और कौन था, सही, ये रेप्टाइल जो बर्ड जो थे ये दोनों फिटेस्ट थे, इसलिए सर्वाइव कर गए। और ये आर्कियोप्टेरिक फिटेस्ट नहीं था, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाया, दुनिया से वैनिश हो गया होगा। सही, ये दोनों फिटेस्ट थे, ये सर्वाइव कर गए, और आर्कियोप्टेरिक फिटेस्ट नहीं था। ये 5 फिटेस्ट थे जो सर्वाइव कर गए, ये सर्वाइव नहीं कर पाए। बीच में यहाँ भी हो सकता है कोई फॉसिल मिल जाए हमें, यहाँ का भी कोई फॉसिल मिल जाए, ऐसा फॉसिल जिसके पास इन दोनों के मिक्सचर हो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। सही है। या हमारे अंदर ले लो होमोसेपियंस, इंसान जो है, होमोसेपियंस भी ना फिटेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी फिटेस्ट है, यानी सर्वाइव कर गए हैं।
क्योंकि दरअसल ना जब हमें ढांचे मिलते हैं ना तो हमें ये देखने को मिलता है एक कॉमन एंसेस्टर था, यहां देखो एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे ना डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म बने थे, मतलब उससे हमें डिफरेंट तरह, उससे एक मंकी की टाइप है, मंकी टाइप 1 मंकी था, मंकी टाइप 2 था, उसी से ना एक ऑर्गेनिज्म बना था जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस वो भी बना था, और उसी से होमो सेपियन भी बना। अब हुआ ये कि आज हमें मंकी देखने को मिल जाता है, वो चिंपैंजी वगैरह है, ये बबून्स भी देखने को मिल जाते हैं, होमो इरेक्टस देखने को नहीं मिलता और होमो सेपियन देखने को मिल जाता है इंसान। मतलब डार्विन के मुताबिक हम सब इंसान, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, मंकी वगैरह जितने भी तरह के, इन सबका एंसेस्टर सेम था, इन सबका एंसेस्टर क्या था, सेम था। सही है, मतलब इससे ये नहीं कहा कि हम इस मंकी से हम और बने हैं, इसने कहा कि हम सबका एंसेस्टर सेम है। मतलब वो जो एंसेस्टर जो भी होगा वो होगा तो मंकी की तरह ही, क्योंकि ज्यादातर इसके मंकी वाले फीचर्स है, तो वो जो भी मंकी था और एंसेस्टर था उसी से हम सारे ऑर्गेनिज्म बने। ये दुनिया में सर्वाइव कर, ये दुनिया में सिर्फ इसकी हमें हड्डियां मिलती हैं होमो इरेक्टस की, और होमो इरेक्टस की हड्डियों देख के ये लगता है कि उसके कुछ फीचर्स ऐसे जो मंकी की तरह होते हैं, कुछ फीचर ऐसे जो ह्यूमन की तरह होते हैं, तो वो इन दोनों के कनेक्टिंग लिंक लग रहा होता है। तो अगर डार्विन की थ्योरी, लेमार्क वाली थ्योरी अप्लाई करोगे तो लेमार्क की थ्योरी के मुताबिक तो ये लगेगा कि मंकी टाइप 1 से मंकी टाइप 2 बना, मंकी टाइप 2 से होमो इरेक्टस बना, होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बन गया, और ये होमो इरेक्टस दुनिया से वैनिश हो गया। लेकिन डार्विन की थ्योरी अगर प्रॉब्लम उठा के देखोगे तो उसके मुताबिक ये लगेगा कि इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, ये जंगल में दुनिया में सब मौजूद थे, और ये दुनिया में सर्वाइव कर गया क्योंकि नेचर ने इसे सिलेक्ट कर दिया, ये सर्वाइव कर गया, नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, इसे नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, नेचर ने दुनिया से खत्म करवा दिया। जिस तरह के नेचर ने ये सारे हॉर्सेस को खत्म किया है किसी ना किसी प्रोसेस के जरिए, जिस तरह नेचर ने उसको डायनासोर्स को खत्म किया। अच्छा, डायनासोर ने ना किसी को भी नहीं बचाया नेचर ने, 1 फीट 2 फीट सारे फीट वाले हॉर्सेस को, मतलब जितने भी डायनासोर थे उन सबको खत्म कर दिया। जरूरी नहीं कि नेचर किसी एक को सिलेक्ट करे कि उसने सर्वाइव करना है, नेचर ये चाहे तो सबको खत्म भी कर सकती है, तो नेचर ने सबको खत्म करवा दिया था उस टाइम पर। तो होमो इरेक्टस को नेचर ने खत्म करवा दिया, नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया और इसे सिलेक्ट कर लिया कि दुनिया में सर्वाइव करेगा। तो इंसान आज दुनिया में मौजूद है और इसके सिर्फ हड्डियां मिलती हैं हमें। सही है, तो ये हमारे पास ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर सिलेक्ट करती है कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया से वैनिश हो जाएगा। जो वो है डार्विनिज्म में, इसका मानना ये है कि एवोल्यूशन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हो ही रहा है, कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते रहते हैं, इससे फिर आगे भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इस 5 फीट वाले से भी आगे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ग्रीन का, ब्राउन कलर का हॉर्स, व्हाइट कलर का हॉर्स, अलग अलग बनेंगे। लेकिन ब्राउन व्हाइट में से कौन सा दुनिया में रहेगा, इसे कौन सिलेक्ट करेगा, ये नेचर। सही, तो नेचर सिलेक्शन की थ्योरी ये बताती है कि नेचर सिलेक्ट करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करेगा, कौन सा सर्वाइव नहीं करेगा। और डार्विन कौन सी वाली थ्योरी को मानता था, ट्री लाइक एवोल्यूशन को, ट्री लाइक एवोल्यूशन को मानता है, और लेमार्क जो है वो लैडर लाइक एवोल्यूशन को मानता है। सही, ये भी याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। इस चैप्टर से ना कुछ वो है, आप लोगों को मैं एमसीक्यू भिजवा दूंगा, वो भी पढ़ लेना आप लोग। और वर्कशीट जो है, वर्कशीट आप लोगों को मिल गई, पिछले चैप्टर की पूरी मिल गई वर्कशीट? नहीं मिली ना, पिछले हफ्ते मैंने इनको कहा था, बहुत ढीले, बहुत स्लो काम करते हैं। मुझे कहा था मेरे पास है, वो डायरेक्ट भिजवा दो, बोलता हूँ मैं इनको। सही है, सपोर्ट एंड मूवमेंट की कितने एमसीक्यू, 263 मिले एमसीक्यू, कितने मिले? नहीं मिले, देखा नहीं है। पिछले वीक थे ना 100 तक, तो पिछले वीक भी आए हुए थे 120 तक तो एमसीक्यू ग्रुप में। पेपर चल रहे, मतलब मोबाइल में वो ग्रुप भी नहीं खोला आप लोगों ने, तो ग्रुप में क्या खोल रहे हो फिर? ग्रुप में क्या वीडियोस भेजते हैं कोचिंग वाले? ग्रुप में क्या भेजते हैं? ग्रुप में वही भेजते हैं ना मटीरियल। आप लोग का अलग ग्रुप नहीं है एमडी कैट का? अलग ग्रुप होगा ना, एक क्लास का तो अलग होगा, कोचिंग का फर्स्ट सेकंड ईयर वाला, और एमडी कैट का अलग होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ लेना अच्छे से, एवोल्यूशन का इस चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अपना आसान सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, एंजाइम्स पढ़ लेते हैं, या फिर सेकंड ईयर का पढ़ना है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, लेकिन अभी नहीं। नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? पक्का आता है? पक्का, बस फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं। बड़ा चैप्टर है लेकिन फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, जब आप लोगों को थोड़ा पढ़ भी रखा है आप लोगों ने, आसान होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना पूरा? हाँ,
उसमें यहाँ पे टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं है ज़्यादा ही है, लेकिन हो जाएगा। नर्व इम्पल्स का टॉपिक लेंदी है, बाकी तो आसान है टॉपिक। ब्रेन वाला टॉपिक थोड़ा लेंदी है, न्यूरॉन की टाइप्स है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। नर्व इम्पल्स पढ़ लिया? नर्व इम्पल्स क्या क्या उसमें? हाँ, नर्व इम्पल्स ही तो मेन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। जैसा कि चैप्टर सबऑर्डिनेट मूवमेंट वो था, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन था, नर्व इम्पल्स का पढ़ लेंगे, हो जाएगा। मैं चाहता था कोई छोटा कर ले ताकि जल्दी से एक चैप्टर खत्म हो जाए। देखते हैं, मैं ऐसा लगेगा सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े हैं। सेकंड ईयर के चैप्टर एक रिप्रोडक्शन वाला है, एक इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस अभी भी पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस आप लोग पढ़ लिया, आप लोगों ने इनहेरिटेंस एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे हम फ्लैट तक, तो जब वो एंड में पढ़ेंगे, जब मैं फ्लैट करीब आएगा तब पढ़ेंगे। इसमें रीजन है मुश्किल वाली, वो एंड में पढ़ेंगे। आप लोगों के पेपर्स के बाद, पानी पेपर्स के यहाँ की कोर्स के और इसके पेपर्स की बात करेंगे। ये वाला चैप्टर इनहेरिटेंस वाला, और एक दो चैप्टर और बायोलॉजी मॉलिक्यूल से बहुत बात पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए थोड़े दो चैप्टर ज़्यादा है। और बाकी सब पढ़ेंगे, एंजाइम है, सर्कुलेशन है, हार्ट वाला है, ये वाला, ये नहीं पढ़ेंगे। चलो बच्चों, चलो भागो, अल्लाह हाफिज़।